शिकायत करने का काम कस्टमर का यानी पेशेंट की फैमिली का है। अगर किसी को कोई असुविधा हुई, कोई नाराजगी हुई, कोई शिकायत हुई तो वो उसके लिए वहाँ प्रावधान है। अच्छा सर, आपकी संस्था काम तो इतने सारे कर रही है, बहुत ज़्यादा, तो उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आपकी संस्था ने शुरू किया है। अब ये तो आप ही बताएंगे कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, जो लावारिस शव, बेसहारा, इन चीज़ों के बारे में ये काम आपने कब शुरू करा और आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग भी, ये मेरे लिए भी बड़ा भावुक प्रश्न है, क्योंकि हम लोग इसको ईश्वर की नियति मान करके शुरू किए हैं। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी और इस सेवा में हमें लगाया। पूरे बुलंदशहर जिले में कहीं पर भी कोई भी अज्ञात लावारिस शव मिलता है, पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के बाद उसे 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा जाता है, शवगृह में रखा जाता है, मोर्चरी में रखा जाता है। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जाता है। पुलिस आसपास के थानों में, जिलों में, प्रदेश भर में उसकी फोटो डिटेल भेजती है कि कहीं कोई उसका परिजन मिल सके। जब कोई कहीं नहीं मिलता है तो वो पुलिस हमको सूचित करती है और उस अज्ञात लावारिस शव का विधिवत सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हम लोग शमशान घाट में करते हैं। बुलंदशहर जिले में कई स्थानों पर गंगा जी हैं, रेलवे ट्रैक हैं, हाईवेज हैं, तो गंगा नदी में बहुत दूर दूर से बह कर के आए हुए डेड बॉडीज होते हैं। कोई लोग सुसाइड कर लिया या कोई दुर्घटनावश डूब गई, उसकी बॉडी कई किलोमीटर जा कर के पानी में से बाहर आती है, तो वो वहाँ कहीं मिलती है, तो फिर उसको पुलिस लेकर के आती है और उसका पोस्टमार्टम करके रखती हैं। सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, रेलवे ट्रैक पर बहुत घटनाएं होती हैं, या सड़कों पर घूमने वाले पागल या भिखारी, इस प्रकार के लोग जिनका कोई परिवार नहीं मिलता है, उनके बेहद क्षत विक्षत, सड़े गले, कीड़े पड़े हुए, भीषण दुर्गंध से भरपूर शव हमारे पास में आते हैं, जो पूरा बॉडी भी नहीं होते हैं, मांस के टुकड़े, मांस के लोथड़े होते हैं, कुछ नहीं होता है। कोई कंकाल के रूप में आता है, कोई अधजले शव के रूप में आता है, कोई टुकड़ों के रूप में आता है, कोई बिना सिर के या बिना धड़ के आता है। इस प्रकार के बॉडी हम लोगों को आती हैं। बहुत दर्दनाक परिस्थिति में हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था आज से 10-12 साल पहले, बड़ी दीपावली के दिन। जिस दिन बड़ी दीपावली पर हम आप सभी लोग अपने अपने घरों में, परिवार में उत्साह के साथ में अपने त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कोई बाजार में खरीदारी कर रहा होता है, कोई शाम को हर्षोल्लास का माहौल होता है। तो उसी दीपावली वाले दिन हमको खुर्जा नगर कोतवाली से सबसे पहले 2 शवों की कॉल आई थी। पुलिस ने हमें पूछने के लिए हमें फ़ोन किया कि आप वैसे बहुत समाज सेवा करते रहते हैं, तो क्या हमारे पास में 2 ऐसे लावारिस अज्ञात शव हैं, उनको भी आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वो हमारे लिए पहला प्रसंग था, पहला ऐसा क्वेरी थी कि जो उन्होंने पूछा। तो जब दीपावली के शाम को उन्होंने हमें पूछा तो हमने उन्हें कहा कि चलिए ठीक है, आप उन्हें ले आइए और हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तब तक हमें ऐसा कोई अनुभव और ज्ञान नहीं था उसके बारे में। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि वो ईश्वर का विधान और नियति की, भगवान ने उन काम के लिए हमें चुना। तो पुलिस ने हमें संपर्क किया और पुलिस ने हमें उस उम्मीद के साथ संपर्क किया कि जब हम इतने सारे सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय हैं तो हम इनको भी विधि विधान से क्रियाकर्म कर सकते हैं। तो बुलंदशहर में काली नदी के पास में, देवीपुरा वाली काली नदी के पास में, काली मंदिर के पास में एक शमशान घाट है। तो दीपावली वाले दिन वो दोनों शव वहाँ पर आए और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे पहले सहयोगी बने हमारे, उनको मैं विशेष रूप से यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा। जहाँ मैं बैठा था ऐसी बाजार में, हम भी मार्केट में खरीदारी के लिए, तो मैं महाराजा गारमेंट शोरूम है अंसारी रोड पर, वहाँ बैठा था। वहाँ अपने शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं दुर्गेश गोयल जी, उनके साथ बैठा था। वहीं उनके पास फ़ोन आया, जैसे आपके पास बैठा हूँ मेरे पास फ़ोन आए, तो आप सुनेंगे क्या बात हो रही हो। तो उन्होंने सुना कि ऐसे कोई लावारिस डेड बॉडी की बात हो रही है। तत्काल उन्होंने अपने पास से कुछ धनराशि, मेरे बिना बोले बिना मांगे ही उन्होंने तुरंत अपने पास से कुछ धनराशि अपने गले में से निकाल करके मुझे दी कि ये मेरी तरफ से अभी लेकर के जाओ, उनकी लकड़ी का, ईंधन का, उनका सब इंतजाम करो और जो भी कोई और ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे बताना। तो हम ये चमत्कार देखकर हैरान थे कि भगवान ने अभी
काम सौंपा और अभी काम का सहयोग भी मिल गया सहयोग बिना जबकि मांगे। कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं। एक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने में 7-8 हजार रुपया लग जाता है। 4 कुंटल लकड़ी लगती है, उपला लगते हैं, घी सामग्री, ये सब लगता है। तो हमको पुलिस ने कहा, और हमारे पास भी कोई एकदम तुरंत व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो तो तुरंत ही चाहिए, उसमें इतना भी समय नहीं कि हम 4 लोगों से चंदा इकट्ठा करके ला पाए और फिर वहां पर उसका इंतजाम करें। तो इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने तुरंत एक बड़ी धनराशि हमको दी और बोला कि दोनों के लिए लकड़ी का इंतजाम करो और कुछ जरूरत हो तो बताना। तो हमने ये मान लिया कि इसका मतलब भगवान हमें ये काम सौंपना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। हम तुरंत वहाँ से उनके सहयोग को लेकर के शमशान घाट गए, लकड़ी का इंतजाम किया, सब लोग हम लग करके उसके चिता का और अंतिम संस्कार को सम्मानपूर्वक पुलिस की मौजूदगी में कराया। और वो दीपावली के त्यौहार से शुरू हुआ सिलसिला आज तक भी हर त्यौहार, हर छुट्टी, हर पर्व पर नियमित रूप से जारी है। पिछले 10-12 वर्षों में हम अब तक 4000 से ज़्यादा ऐसे अज्ञात लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं जिनका परिवार में कोई नहीं मिला। लावारिस शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो लावारिस का मतलब होता है जिसका कोई वारिस नहीं, और हम इसको और आगे बढ़ के सोचें तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका परमात्मा होता है। तो भगवान ने, जिसका कोई नहीं था उसको भगवान ने अपना माना और उस अपने व्यक्ति के लिए, अपने मनुष्य के लिए उन्होंने वो सेवा हमें सौंपी, आपको चुना। तो हमने उसको भगवान का काम मान करके हर्ष के साथ में सहर्ष स्वीकार किया और पूरी श्रद्धा भाव के साथ उनका अंतिम संस्कार प्रारंभ किया। हर महीने 15-20 डेड बॉडी आती हैं। आज भी इत्तेफाक से जब मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो खुर्जा नगर कोतवाली से एक 35 वर्षीय युवक का अज्ञात शव बरामद हुआ है। उसका अंतिम संस्कार हमारी टीम भूतेश्वर कर रही है। तो होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी, कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता जिस त्योहार पर हमें शमशान घाट पर वो सेवा ना करनी पड़े। यानी अभी भी इस होली वाले दिन भी 2 डेड बॉडी हम लोग सब होली से रंगे हुए थे, रंगों में गुलाल में सराबोर थे। हमको सूचना आई और हमारी टीम के साथी, मैं, मेरे साथ देवेश जी और ये बहुत सारे लोग सब पहुंचे और सब ने उसी अवस्था में जिसमें थे रंगे हुए सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। फिर शाम को घर जा कर के स्नान किया। तो हम लोग हर पर्व त्योहार को शमशान में मनाते हैं, शांति के साथ में, सद्भाव के साथ में मनाने का हमारा प्रयास रहता है। ईश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रशासन से आप कैसे? प्रशासन से हमें सूचना तो मिलती है, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं जिसको मैं पिछले 5-6 वर्षों से लगातार यहाँ के प्रशासन को, डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, तीनों को बताया हूँ, क्योंकि तीनों से जुड़ी हुई ये समस्या है। बुलंदशहर में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद रखने के लिए कोई मॉर्चरी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा जी। कोई पोस्टमार्टम के बाद में उसको लाने ले जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। मॉर्चरी एक खंडहर के रूप में भीषण गंदगी से अटा हुआ है। कोई फ्रीजर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई चौकीदार परमानेंट वहाँ व्यवस्था करने वाला नहीं। ये कहाँ है यहाँ? तो बुलंदशहर के जिला अस्पताल में तो उनका पोस्टमार्टम होता है। ठीक है। उसके बाद में उनको यहाँ शिकारपुर रोड पर एक चीरघर के नाम से विख्यात जगह है, चीरघर तिराहा, वहाँ उसको रखा जाता है, जो खुला एक प्लॉट के बाउंड्री करके अंदर एक कमरा बनाया हुआ है। उस कमरे में उन बॉडीज को जानवरों की तरह रख दिया जाता है। सड़ती रहती हैं, गर्मी में कीड़े पड़ते रहते हैं। आप उस दृश्य को देख नहीं सकते, उसको कल्पना नहीं कर सकते, आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो उस अवस्था में उनको वहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मैंने कई बार, पहले के डीएम भी रहे, फिर बदलते चले गए, मैंने कई लोगों से कहा कि एक विधिवत प्रॉपर मॉर्चरी जैसे सभी जगह होती है, मॉर्चरी होनी चाहिए, शवगृह होने चाहिए, फ्रीजर होने चाहिए, जिससे उनको सम्मानपूर्वक रखा जा सके। वो इतनी दुर्गति के शिकार होते हैं कि जो पुलिसकर्मी की ड्यूटी उनके साथ में होती है, उनको लाना, ले जाना, उठाना, वो भी नहीं उसको कर सकते। उनको किराए पर पैसा दे करके 2-4 ऐसे लोग लाने पड़ते हैं जो उस स्थिति में उसको उठाएं, रखाएं और शमशान घाट तक पहुंचा सकें। तो उसको लेकर के उसको ठीक करने के लिए मैंने कई बार यहाँ प्रशासन को कहा है। अभी मेडिकल कॉलेज हो गया, उसकी प्रिंसिपल को भी कहा है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में
इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नया बन गया है, तो वहाँ मोर्चरी बनाई जाएगी और उसमें वहाँ उसकी सुविधा व्यवस्था रहेगी। अच्छा, जैसे आप ये काम करते हो, प्रशासन से कॉल आ जाती है भाई, पुलिस महकमे से कि ये सब चीजें हैं, तो उसमें ये आर्थिक मदद कर पाते हैं या फिर आपकी संस्था ही नहीं, करती है? ये सब सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक सहयोग से ही सारे काम संभव हो पाते हैं। प्रशासन का अपना जो खर्चा होता है, जैसे मानो कि 50 किलोमीटर दूर कहीं गंगा जी में डेड बॉडी मिली, उसको वो टेम्पो से या वाहन से लेकर के आएंगे, फिर यहाँ पोस्टमार्टम कराएंगे, फिर उसका पैकेट का, कफन का इंतजाम करेंगे, फिर उसको मोर्चरी पहुँचाएंगे, मोर्चरी से फिर 4 दिन बाद शमशान घाट लाएंगे। ये प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था खर्चे की होती है। शमशान घाट की सारी सेवा हमारी होती है। शमशान घाट पे चिता लगाना, लकड़ी, ईंधन, उपला सामग्री, घी, सब व्यवस्था करना, ये सब हम लोग करते हैं समाज के सहयोग से। हमारी सेवा से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर बहुत सारे लोग स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोगों को हमने प्रयास करके जोड़ा है। हाँ। तो वो लोग कोई मासिक सहयोगी है, कोई वार्षिक सहयोगी है। उन्हीं सहयोगियों की सेवा से हम इस सेवा कार्य को संपन्न कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग या कॉरपोरेट फंडिंग हम पर अभी नहीं है। अभी केवल और केवल हम समाज के सहयोग पर ही निर्भर हैं। अच्छा, जैसे आप वहाँ से डेड बॉडी जहाँ भी स्थान, जिस जगह भी होती है वहाँ से आती है, तो ये प्रशासन आपको फंड प्रोवाइड कराता है या चीज़ें? नहीं, मैंने जैसा बताया कि प्रशासन का काम है डेड बॉडी को लाना, पोस्टमार्टम कराना, मोर्चरी में रखकर उसके शिनाख्त की कोशिश करना, उसके बाद में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करना भी ऑफिशियली तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, पुलिस की ही जिम्मेदारी है, प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। लेकिन उस जिम्मेदारी को वो किस प्रकार से निभाएंगे, उसमें सहयोगी के रूप में, सहायक के रूप में हम अब इस सेवा को अपने सर लिए हैं कि सम्मान पूर्वक, विधिवत जैसे इनके घर के परिवार के लोग करते वैसा ही हम करें। क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, सबका कहीं ना कोई परिवार होगा, बिल्कुल, कोई जन्म देने वाला होगा, कोई पालन पोषण करने वाला होगा। लेकिन ये उस व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि वो अपनी अंतिम सांस या अपनी अंतिम क्रिया के समय पर अपने परिवार के साथ में नहीं है। उसके परिजन भी कहीं ना कहीं उसे ढूंढ रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, उनको बॉडी भी नसीब नहीं हुई, उसका शव भी नहीं मिला। तो उन परिवारों के प्रति संवेदना रखते हुए हम लोग इसको अपनी जिम्मेदारी के रूप में निभाते हैं। ये कोई सरकार के द्वारा दिया गया कोई हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमने स्वभाव से, स्वेच्छा से इस कार्य को स्वीकारा है। हम प्रशासन के काम को, प्रशासन की जिम्मेदारी को अच्छी प्रकार से सम्मान पूर्वक हो सके ऐसा करते हैं। उसमें हिंदू शव भी आते हैं, मुस्लिम शव भी आते हैं। उनको पुलिस बताती है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। मुस्लिम होता है तो बगल ही में वहाँ भूतेश्वर शमशान घाट के पास कब्रिस्तान है, उसकी कमेटी को दिया जाता है। वो अपने मजहब के अनुसार उसका क्रियाकर्म करते हैं। अपने यहाँ जो हिंदू शव आते हैं उनको हम अपने हाथों से सम्मान पूर्वक उनकी चिता लगा करके करते हैं अंतिम संस्कार। जी। अच्छा, आप कभी भी ये सब चीजें होने घटना स्थल पर जाते हो या फिर प्रशासन आपको चील घर तक? कई बार घटना स्थल पर भी जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ बुलंदशहर वलीपुरा नहर है। हाँ। नहर में अक्सर ऐसे शव मिल जाते हैं जो कहीं और से बहते हुए आए, यहाँ आकर के फंस गए। लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने हमें बताया, फिर हम पुलिस को बताते हैं, फिर हम और पुलिस पहुंचकर उन शवों को निकाल कर लाती है। ऐसी कई बार गंगा जी पर भी होता है। कई बार जो सड़कों पर घूमने या भीख मांगने वाले लोग हैं उनको तो हम खुद ही उठा कर लाते हैं। कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है कि वहाँ कोई मरा पड़ा है, तो उसको पहले एम्बुलेंस भगा करके सरकारी अस्पताल लेकर के जाएंगे। अस्पताल वाले जब उसको मृत घोषित कर देते हैं तब उसे पोस्टमार्टम के लिए या पुलिस की आगे की जो विधिक कार्रवाई होती है उसके लिए दिया जाता है। जैसे आप घटनास्थल पर पहुंचे उससे पहले आप पुलिस प्रशासन को हाँ सूचित करते हैं। हाँ। बिल्कुल सूचित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को पहले सूचना मिल जाती है, फिर वो हमें बताते हैं। कई बार हमें पहले सूचना मिलती है तो हम पुलिस को बताते हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है तो दोनों के साथ के कोऑर्डिनेशन से ही होता है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी इसके लिए बहुत जरूरी है। हम पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं, एक डेड बॉडी का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास में कि कब, कहाँ, किसका
शव मिला, उसका अंतिम संस्कार करते समय कौन पुलिसकर्मी मौजूद था, किस थाने से, किस कोतवाली से बॉडी आई थी, महिला थी या पुरुष थी, उसका हुलिया क्या था, आयु या अवस्था क्या थी, वो सब रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। हमारी भी टीम के उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे वो भी उसमें ब्यौरा लिखा। कभी ऐसा हुआ इस कार्यकाल के बीच में, कभी एलिगेशन या इस इल्जाम के बीच में फंसे हो? देखिए, इस सेवा से जुड़ा हुआ तो कभी कोई विवाद हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि एकमात्र हमारी संस्था इस सेवा को कर रही है, तो इसमें किसी तरह का कोई आरोप या आलोचना नहीं है। लोगों के भ्रम होते हैं, लोगों को ये जरूर लगता है, कई लोग ये कहते हैं कि ये इतना काम कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, इनको कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, इनको फॉरेन फंडिंग आ रही होगी, गवर्नमेंट फंडिंग आ रही होगी। लोगों को बहुत सारे अपनी मन की कल्पनाएं होती हैं, लेकिन हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, भारत सरकार में उसके सारे पंजीकरण हमने कराया हुआ है। ATG 12A में भारत सरकार के नीति आयोग में हमारा पंजीकरण, जो भी लीगल कार्रवाई, जो सारी लीगल कार्रवाई, हमारा अकाउंट्स, एक करंट अकाउंट हमारा स्टेट बैंक में है, उस अकाउंट का ऑडिट, उसका साल भर का ब्यौरा, वो सब प्रोसीजर हमारा होता है, वो जमा होता है। यहाँ तक कि हमें अपने सारे दानदाताओं का पूरा विवरण और अपने सारे खर्चों का भी पूरा विवरण वो सरकार को देना होता है। कोई भी कभी भी हमारे उस ऑडिट को चेक कर सकता है, क्योंकि कोई डोनेट करेगा या कुछ करेगा, वो सारा ब्यौरा हम उसमें लिखते हैं। और बात जहाँ तक आलोचनाओं की है, तो स्वामी विवेकानंद जी को हम आदर्श मान करके इस सेवा कार्य में जुड़े हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आप निकलेंगे तो आपको 3 स्टेप का सामना करना पड़ेगा, 3 अवस्थाओं से गुजरना होगा जी। पहली अवस्था होती है उपहास। जब आप कोई नया अच्छा काम करेंगे, आपने भी अपना कोई प्रोफेशन जब स्टार्ट किया होगा, तो लोग उपहास, मजाक उड़ाते हैं, आया है बड़ा ये हीरो बनने चला है, बड़ा डांसर बनने चला है, या हमको क्या बड़ा समाज सेवी बनने चला है, नेतागिरी कर रहे हैं। तो लोग पहले उपहास करते हैं, ठीक है। फिर जब वो उपहास से भी बाज नहीं आते और हमारी गति लगातार चलती जाती है, उनको लगता है कि ये उपहास, हंसी उड़ाने से भी नहीं बनी बात, उपहास हंसी उड़ाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने रास्ते पर चला जा रहा है। तो फिर वो उसका विरोध शुरू करते हैं। विरोध में आलोचनाएं भी होती हैं, अपमान भी होता है, आरोप भी होते हैं, लोगों की भ्रांतियां भी होती हैं, लोग तमाम तरह की बातें करेंगे। और केवल ये हमारी संस्था पे नहीं, हर किसी समाज में सेवा कार्य करने वाली प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक सामाजिक संस्था को इन अवस्थाओं से गुजरना होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे महापुरुषों को भी गुजरना हुआ है, सभी को इन सब अवस्थाओं का सामना करना पड़ा है। पहली उपहास, दूसरा प्रतिरोध, विरोध या आरोप, आलोचना। उसके बाद भी हम नहीं रुकते हैं, हमारी गति लगातार चल रही है, हमारा कारवां बढ़ रहा है। तो वही उपहास करने वाले, फिर विरोध करने वाले लोग फिर हमारा समर्थन भी करते हैं, फिर वो सराहना भी करते हैं, भले ही दिखावे के लिए करें, लेकिन जब वो लगता है कि ना ये हमारे मजाक उड़ाने से रुके, ना ये हमारा विरोध करने से रुके, तो चलो अच्छा काम कर रहे हैं तो ताली बजा देते हैं, तो वो सराहना भी मिलती है। तो हम स्वामी विवेकानंद जी के इस बात पर चलते हैं कि उपहास, विरोध के बाद ही सफलता मिलती है, सफलता यानी सराहना मिलती है। जब हम विरोध से डर गए बैठ गए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम उपहास, मजाक से डर गए बैठ गए, सफलता नहीं मिलेगी। हम आरोप, आलोचनाओं से, बदनामी से डर के बैठ गए तो सफलता नहीं मिलेगी। बहुत बार निराशा होती है, लेकिन उस निराशा को हम हताशा में नहीं बदलने देते। हम उस निराशा में से भी आशा खोज करके लाते हैं। लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, संदेह हैं, उनको यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, अपने काम पे लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा सर, एक आम इंसान का जो जी सरकारी रिकॉर्ड होता है, हाँ, मेरा मतलब इससे ही है, फंड से कह सकते हैं आप। जी। तो जो ये ऐसी संस्थाएं होती हैं, उन पे कोई चार्ज लगाया जाता है, या वो GST हो गई, या फिर क्या बोलते हैं उसको, टैक्स हो गया, और RTR वगैरह कुछ ऐसा होता है, ऐसा इन संस्थाओं को देना पड़ता है? बिल्कुल। जब से भारत में मोदी जी की सरकार बनी है, NGO इंडस्ट्री पर बहुत लगाम लगी है। पहले ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, पहले ये स्कैम था पहले की सरकारों में। लोग विदेशों से, बाहर से या देश से अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए इस्तेमाल करते थे, सरकारी फंड्स का दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल करते थे,
उसके बाद में मोदी जी की सरकार ने सभी एनजीओज का वेरिफिकेशन शुरू किया। जिस प्रकार से आज सारे वोटर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, जो लोग मर चुके हैं या जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, या जो फर्जी तरीके से बढ़ाए गए थे उनको हटाया जा रहा है, इसी तरह से एनजीओ इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सफाई और सुधार किया, बहुत सारी कार्यप्रणाली में सख्ती की। पहले की सरकारों में जो एनजीओ को पूरा एक बिजनेस बना दिए थे और एनजीओज की छवि भी उसी कारण खराब हुई। आज भी लोग अगर पुरानी बातों को लेकर के लोगों को लगता है एनजीओ यानी इन पे बहुत फंड आता होगा और उसका थोड़ा इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी बचा लेते हैं, लोगों की ये धारणा थी। लेकिन मोदी जी ने उसको वेरीफाई करके वित्त मंत्रालय के अंदर में डाला, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमको भी वो सारा रिपोर्ट देनी होती है। तो जितने भी इस तरह के फेक एनजीओज थे जो धरातल पर नहीं थे लेकिन पेपर पे थे, कागजी कार्रवाई करते थे, ना उनका कोई ऑफिस था, ना कोई उनका काम था, ना उनका कोई वॉलंटियर नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था। केवल फंड आया, उसको खर्चा दिखाया, उसके बिल बनाए और वो हेराफेरी कर दी। उन सबको बंद कर दिया गया है। और यहाँ तक कि वो सरकारी संरक्षण में चलते थे। बहुत सारे नेताओं के खुद के एनजीओ हुआ करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के एनजीओ हुआ करते थे, जो फंड लेते थे एनजीओ के नाम पर और अपना पर्सनल इस्तेमाल में लगाते करते थे। तो उसको पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। नीति आयोग उस पर नज़र रखता है, वित्त विभाग उस पर नज़र रखता है। हमको या किसी भी सामाजिक संगठन को रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब से गुजरना होता है। ATG 12वें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ATG का मतलब है कि कोई दानदाता हमें अगर डोनेट कर रहा है तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी। अच्छा, वो उस रिसीप्ट को अपने ITR में लगा सकता है। ITR में लगा करके उसको जहाँ कहीं 50% या कहीं 100% उसको वो रिबेट मिलेगा, वो टैक्सेशन में उसे छूट मिल जाएगी। 12A का मतलब है हम लोगों का जो आय व्यय हो रहा है, जो भी डोनेशन आ रहा है या जो खर्चा हो रहा है, उस पर टैक्सेशन में छूट मिल जाएगी। तो ATG 12A दोनों की आवश्यकता है। उसके बाद फिर वो नीति आयोग में दर्पण पोर्टल पे सारी अपडेट रहती हैं। उसमें हर एनजीओज का विद ट्रस्ट डीड और एक्टिविटीज़ वो सारा अपडेट करना जरूरी होता है। अगर आज आप गूगल पर राष्ट्र चेतना मिशन डालेंगे तो हमारा सारा ब्यौरा हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गूगल पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट की नज़र में हैं। हर साल हमको भी वो ऑडिट रिपोर्ट और ITR ये सब करनी होती हैं। तो अब बहुत कम गुंजाइश ऐसी है कि कोई एनजीओ के नाम पर बिजनेस कर सके। जो पुराने लोग कर लिए, जैसे अभी बात चली कि लोगों ने मेडिकल के नाम पे बहुत कर लिया, लेकिन अब एनजीओ के नाम पर अब बहुत ज़्यादा गोरख धंधा करने की गुंजाइश नहीं है। और एनजीओज को अब सरकार उतना पैसा और फंड देती भी नहीं है। एनजीओज को अब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि सरकार का ये अभियान है, सरकार का ये मिशन है, सरकार का ये कोई नया काम आया है, इसका प्रचार प्रसार या इसको ग्राउंड पर काम करने के लिए वो दिया जाता है, उनको उसके लिए पेड किया जाता है। लेकिन अलग से ऐसी कोई फंडिंग अब नहीं होती है। अच्छा सर, हर दिन एक सा नहीं होता है। जी। आपकी एनजीओ के लिए भी और नॉर्मल लाइफ के लिए भी जी। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि अभी चीज़ें चल रही हैं और लावारिस सब मिल रहे हैं, यहाँ चीज़ें देखी जा रही हैं, तो ऐसी और फंड में दिक्कत आई, बहुत दिक्कत रहती है। तो वो कैसे क्योंकि लोगों को लोग सराहना तो बहुत करते हैं लेकिन सहायता सब नहीं करते हैं। यही बहुत बार ऐसे कटु अनुभव होते हैं हमें कि लोग सहायता का वादा भी करते हैं लेकिन असली समय पर मुकर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। बहुत लोग तो रसीद भी कटवा लेते हैं तो वो रसीद का भुगतान नहीं करते हैं। तो हम भी ये प्रयास करते हैं कि पहले व्यक्ति के मन को देखते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं कि वो वास्तव में इंटरेस्टेड है, तो हम आग्रह करते हैं। हम भी पब्लिक कलेक्शन नहीं करते हैं, दुकान दुकान, घर घर या अपने सब लोगों से हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाएं कि सब लोग दीजिए। जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, जो हमारे कार्य को वास्तव में सराहना करते हैं, वो स्वेच्छा से भी सहयोग करते हैं। और मैंने फिर से कहा ना कि ये भगवान तय करते हैं कि कौन काम किसके हाथ से कराना है, किसके पैसे से कराना है। तो पैसा देने वालों के मन में भी जो इच्छा आती है वो ईश्वर देते हैं, और काम करने वालों के मन में जो इच्छा आती है वो भी ईश्वर देते हैं। तो भगवान का, ईश्वर का काम है, हम तो केवल एक साधक मात्र हैं। तो सर ये तो काम ऐसा कर रहे हो कि शायद ही, मुझे नहीं लगता कि मैंने तो
सुना भी ये पहली बार ही मेरे को ये लगता था कि हमारे बुलंदशहर में चीजें होती हैं, जी, जी। ये पुलिस प्रशासन करता है जी जी जी। है ना। तो ये बहुत सराहनीय काम नहीं है। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। और वास्तव में मैं बता रहा हूँ ना कि वो हमारी संस्था का सबसे कठिन और दुर्गम कार्य है। हाँ, इसमें और कोई शक हमारे कार्यकर्ता वहाँ खड़े रहते हैं उस दुर्गंध के बीच, उस कीड़ों के बीच। एक अनुभव आपको बताता हूँ कि एक 2 बॉडी प्लास्टिक बैग होता है पुलिस का काला वाला, उसमें लेकर के आते हैं पुलिस। तो वो कई बार मोर्चरी पे रखे रखे भी सड़ जाते हैं।